फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नए वीडियो जिसमें हम जीवाणुओं में जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाणुओं में होने वाली जनन की क्रिया को निम्न दो भागों में बांटा जाता है। पहला है लैंगिक जनन तथा दूसरा है अलैंगिक जनन। इसे निम्न दो भागों में बांटा जाता है। पहला है द्विविभाजन। तो इस क्रिया में जीवाणु कोशिका आकार में कुछ बड़ी हो जाती है तथा इसमें पाया जाने वाला माध्य भाग सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है या बट जाती है। इस प्रकार के विभाजन को द्विविभाजन कहते हैं। इसके प्रत्येक भाग के द्वारा नई जीवाणु कोशिका बनने का कार्य करती हैं। उदाहरण के रूप में मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए आप, पहले एक कोशिका है मृत कोशिका जो कि विभाजन का कार्य कर रही है। यहाँ ये देखिए आप, छोटी सी पार्टिकलें अलग अलग हो रही हैं तथा पूर्ण रूप से कुछ समय बाद ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। इसे नई जीवाणु कोशिका के निर्माण का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे अंतः बीजाणु द्वारा। इस क्रिया में मात्र कोशिका के भीतर अंतः बीजाणु के निर्माण का कार्य किया जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम मात्र कोशिका में पाए जाने वाला जीव द्रव्य और कोशिका के केंद्र में एकत्रित हो जाता है, जिसके चारों ओर एक पतला आवरण बनने का कार्य करता है। इस प्रकार बनने वाला संरचना को अंतः जीवाणु कहा जाता है। कुछ समय बाद मात्र कोशिका फट जाती है तथा ये अंतः बीजाणु कोशिका से बाहर आकर अंकुरण का कार्य करते हैं और कवक जाल के निर्माण का कार्य करते हैं। बनने वाला कवक जाल कुछ समय बाद नए कवक के निर्माण का कार्य करता है। इस प्रकार के जनन को अंतः जनन बीजाणु जनन की क्रिया कहलाती है। ये हमारा सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट होता है डायग्राम। तो ये है, ये देखिए आप, अंतः जीवाणु अंकुरित हो रहे हैं। अंकुरित होने पर इनकी कोशिका भित्ति फट जाती है, जिसके कारण नए बीजाणु बाहर निकलने का कार्य करते हैं। ये बाहर निकला और इसी प्रकार ही फिर से अंतः बीजाणु बनने का कार्य करते हैं। ये हमारा केंद्रक है, ये अंतः पदार्थ है और ये ऐसे ही लगातार यह क्रिया चलती रहती है। अब हम पढ़ेंगे शिष्ट जनन। तो इस क्रिया में जीवाणु की सतह के ऊपर एक पतली परत के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसे शिष्ट कहते हैं। अनुकूल वातावरण आने पर यह शिष्ट मात्र कोशिका से अलग हो जाता है। यह अलग होकर एक नए जीवाणु को जन्म देने का कार्य करता है। इस क्रिया को शिष्ट जनन की क्रिया कहते हैं। यह मैंने उसका डायग्राम बनाया है, जिसमें है मात्र कोशिका है। देखिए आप, यह हमारा शिष्ट है तथा ये दो भागों में बंटने का कार्य कर रहा है, 1 और 2, जिसमें ये अलग अलग होने का कार्य कर रहे हैं। यह हमारी मात्र कोशिका है तथा यह हमारा नया जीवाणु कोशिका है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। सर्वप्रथम लैंडबर्ग तथा टाटम नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के द्वारा जीवाणुओं में लैंगिक जनन की क्रिया की खोज की तथा इस क्रिया को निम्न भागों में बांटा। तो पहला कौन सा क्रिया है? तो पहली है संयुग्मन क्रिया। इस क्रिया में एक नर कोशिका मादा कोशिका के साथ संयुग्मन का कार्य करती है। इस क्रिया को संयुग्मन की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में नर में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ मादा कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया में मादा कोशिका को F- के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है, जबकि नर कोशिका को F+ के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ने का कार्य करती हैं, जिसके फलस्वरूप नर में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ मादा में प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप मादा कोशिका नर कोशिका के समान गुण को प्रदर्शित करने लगती है। उदाहरण के रूप में आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ नर तथा ये हमारा मादा आनुवंशिक पदार्थ, ये दोनों जब संयुग्मन का कार्य करते हैं, देखिए संयुग्मन हो गया है इनका, तब हमारे F+ कोशिका नर भाग एक अलग मिला है तथा एक नई कोशिका के रूप में F+ कोशिका अलग मिला है। इस प्रकार से संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रूपांतरण। तो यह लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक विभेद के जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे विभेद के जीवाणु कोशिका में प्रवेश करने का कार्य करता है, जिसके कारण एक जीवाणु दूसरे जीवाणु के समान परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को रूपांतरण की क्रिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। तो इस विधि में आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण वायरस के द्वारा होता है। इस क्रिया में एक जीवाणु में संक्रमण करने वाला वायरस जबकि दूसरे जीवाणु पर आक्रमण करने का कार्य करता है। तो वायरस में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ के साथ एक जीवाणु का आनुवंशिक पदार्थ दूसरे जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को
ट्रांसडक्शन की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, ये देखिए बैक्टीरिया फेज वायरस है जो वायरस डीएनए से जुड़ने का कार्य करता है। फिर जीवाणु का डीएनए है ये हमारा, और ये हमारा जीवाणु का डीएनए और वायरस का डीएनए एक साथ आ चुके हैं। यहाँ इनकी सक्रिय अर्थात क्रिया हो रही है, और यहाँ आप देख सकते हैं नए वायरस के कण बनने का काम चालू हो गया है, जिसके कारण जीवाणु प्लस वायरस का डीएनए मिल गया है और विभक्तीकरण अर्थात विघटन होने का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये नए वायरस बाहर निकलने का कार्य करते हैं द्वितीयक कोशिका के द्वारा, और ये है हमारा जीवाणु का डीएनए। और इसके बाद देखेंगे आप वायरस प्लस जीवाणु का डीएनए, और यह हमारा जीवाणु का डीएनए। इस प्रकार यह क्रिया संपन्न होने का कार्य करती है। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु का आर्थिक महत्व, अर्थात हमारे जीवन में जीवाणु का आर्थिक महत्व क्या है। तो जीवाणुओं के द्वारा वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करने का, मृदा में एकत्रित करने का कार्य करते हैं। जीवाणु जीव जंतु के मृत भागों को सड़ा गलाकर उसे नष्ट करने का कार्य करते हैं। जीवाणुओं का उपयोग एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग सिरके के निर्माण में किया जाता है, जैसे एस्टोबैक्टर एसिटी। जीवाणुओं का उपयोग चाय को सड़ाने में किया जाता है तथा चाय में स्वाद एवं सुगंध को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। उदाहरण के रूप में माइक्रोकोकस कैंटिकेस आदि। हम पढ़ेंगे जीवाणु का उपयोग चमड़े को सड़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विटामिन एवं अन्य खनिज पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के रूप में माइसिन औषधि का निर्माण स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रीसियस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। हम पढ़ेंगे कुछ जीवाणु के हानिकारक प्रभाव। तो पहला हमारा प्रभाव क्या है, इसके कारण मनुष्य तथा जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे टीबी, हैजा, निमोनिया आदि। इनके कारण पौधों में भी विभिन्न प्रकार के गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे गन्ने में लालधारी रोग, आलू का भूरा विगलन रोग आदि। तथा कुछ जीवाणुओं के कारण भोजन पदार्थों भी नष्ट होने का कार्य करते हैं। तथा कुछ जीवाणु मृदा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को वायुमंडल में मुक्त करने का कार्य करते हैं। यह कुछ इसके प्रमुख हानिकारक प्रभाव थे हमारे जीवाणुओं के। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम कवक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।